गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। फर्स्ट है इसमें हमारा इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम ह्यूमन जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब से लेकर अब तक के जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं, कोई ना कोई अपना व्यवसाय करते होते हैं। जैसे पहले जब स्टार्टिंग में मानव सभ्यता का विकास हुआ था तो लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे फूड्स एंड फ्रूट्स और बाकी चीज़ों की फॉरेस्ट से, तो वो उनका ऑक्यूपेशन उस वक्त वो था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल का ऑक्यूपेशन बन गया। ज़्यादातर लोग खेती करके ही अपना जीवन यापन करने लगे। उसके बाद हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही बहुत सारे ऑक्यूपेशन भी आए और उनमें ऑक्यूपेशन में चेंज होने लगा, जैसे इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, ट्रेड। अब ये सब ऑक्यूपेशन लोगों के जीवन जो लाइफ है उसका हिस्सा बन गए। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हम यही देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स वो लिटरेचर होता है, वो साहित्य होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जानकारी हमें देता है। ठीक है, जनरल वर्ड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को की शुरुआत हम अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो एडम स्मिथ को बोलते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी जब बुक आई थी इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब पब्लिश हुई थी 1776 में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। धन का वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी बुक 1776 में। उसके बाद से एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाने लगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेफिनेशंस की इकोनॉमिक्स की, तो डेफिनेशन को अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने अलग अलग हिसाब से दिया हुआ है। जैसे किसी ने वेल्थ के अकॉर्डिंग दे रखी है, धन संबंधित दे रखी है, किसी ने स्कैरसिटी के अकॉर्डिंग, किसी ने जो है वेलफेयर के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग लोगों ने अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन इसकी इकोनॉमी की बताई है। इसके बाद एक डेफिनेशन आई थी प्रोफेसर रॉबिन्सन की। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने बताया कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो हमारी अनलिमिटेड वांट्स की लिमिटेड रिसोर्सेज से जब हम किस तरह से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सके, इसके द्वारा अध्ययन किस में किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो सबसे उपयुक्त जो डेफिनेशन थी वो रॉबिन्सन की थी कि उन्होंने बताया कि हमारी कैसे असीमित आवश्यकताओं को हम सीमित सोर्सेज के द्वारा, सीमित साधनों के द्वारा पूरा कर सकते हैं, और इस विद्या का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, अर्थशास्त्र के द्वारा मिलता है। इसके बाद आते हैं हम इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस या शाखाओं पे कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस होती है, कितनी शाखाएं होती है। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती है, 2 शाखाएं होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले जो है रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश ने 1933 में मैक्रो और माइक्रो वर्ड का यूज किया था। फर्स्ट टाइम रेगनर फ्रिश ने 1933 में मैक्रो और माइक्रो वर्ड का यूज किया था। समष्टि समष्टि अर्थशास्त्र को अलग अलग बताया था। इसके बाद आता है इनका मीनिंग क्या होता है मैक्रो और माइक्रो का। तो देखो माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से बना हुआ है, और मैक्रो जो है वो मैक्रोस से बना हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। ग्रीक का मीनिंग, माइक्रोस का मीनिंग ग्रीक में होता है स्मॉल, और इसका होता है लार्ज। तो इसका मतलब होता है ये स्मॉल क्वांटिटी से रिलेटेड है और ये लार्ज क्वांटिटी से रिलेटेड है। तो ग्रीक वर्ड इनके माइक्रोस और मैक्रोस थे जिनका मीनिंग होता है स्मॉल और लार्ज। अब अगर हम इसकी बात करें कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है
तो वो एक इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में है उसमें हम व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है वो होल इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। द होल इकोनॉमी का, पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र होता है, और जब हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो माइक्रोज में जैसे अगर हम बात करते हैं समव्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे मान लो कि आपको एक प्रोड्यूसर के बारे में जानकारी रखनी है, एक प्रोड्यूसर की स्टडी करना है कि उसको कितना प्रोडक्शन अलग अलग प्राइजेस पे होता है। तो अब जब हम एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे? माइक्रो में। और अगर उसी तरह से मैंने कहा कि पूरी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके, अगर हमें उसको देखना है तो फिर हम उसको कहाँ पे देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि माइक्रो जो है वो इंडिविजुअल यूनिट्स से रिलेटेड होता है, और मैक्रो जो है वो होल इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। तो माइक्रो में हम क्या करते हैं? सिंगल फर्म, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर, इनकी बात करते हैं। लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, ठीक है, नेशनल इनकम, क्योंकि ये पूरे होल इकोनॉमी से रिलेटेड होती है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं कि एक देश में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है या कितनी पुअर्टी है, तो वो हम किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और लेकिन वहीं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो में हम सिंगल यूनिट, एक ही व्यक्ति से या एक ही फर्म से या एक ही प्रोड्यूसर, एक ही कंज्यूमर, उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम देखते हैं मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के फर्स्ट जो हमारा बेसिक होता है वो होता है यूनिट्स ऑफ स्टडी, अध्ययन की इकाई, कि मैक्रो में हम किसका अध्ययन करते हैं और माइक्रो में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि माइक्रो में स्मॉल यूनिट्स होती है या इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, व्यक्तिगत इकाई होती है। तो इंडिविजुअल यूनिट्स का हम किस में अध्ययन स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और वहीं अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। तो माइक्रो में हम व्यक्तिगत इकाई लेते हैं और समष्टि में हम व्यक्तिगत इकाई लेते हैं और समष्टि में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसके बाद सेकंड मान्यता हमारी एजम्पशन या मान्यताएं हमने कौन कौन सी ली थी? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि पूर्ण रोजगार का स्तर दिया हुआ है, पहले से मान लेते हैं, कीमत स्तर को मान लेते हैं। इसके अलावा सरकार का हस्तक्षेप व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं मानते हम, ठीक है, कि सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट है, नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट है, और प्राइस लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मान्यता हम किस में लेते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें बोला है कि प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्री डिटरमाइंड, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से दिया हुआ है कि उत्पादन के साधनों का वितरण कितना है, वो हमें पहले से ही दिया हुआ है। ये इसकी क्या थी? एजम्पशन थी, मान्यताएं थी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। जब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि समष्टि इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं? तो माइक्रो में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो होता है वो ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो कितने हैं? लिमिटेड है, और हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन करें ताकि हमें अधिक से अधिक जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल सके। तो संसाधन जब हमारे पास सीमित होते हैं और आवश्यकता हमारे पास असीमित होती है तो हमें संसाधनों का उपयुक्त वितरण करना पड़ता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है। इसके बाद मैक्रो, अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी को एक्सपेंशन करना होता है, मतलब पूर्ण रोजगार के स्तर को किस तरह से प्राप्त किया जाए और अपने उत्पादकता का विस्तार कैसे किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, फुल एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी का एक्सपेंशन। इसके बाद आता है टूल्स, उपकरण, किन टूल्स के द्वारा हम इनका स्टडी करते हैं?
क्या उपकरण होते हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस लेवल, कीमत स्तर को मानते हैं और कीमत स्तर के आधार पर इसकी स्टडी करते हैं। जैसे हम किसी भी इंडिविजुअल यूनिट्स को लेते हैं तो हम उसको उसकी कीमत से निर्धारित करके मानते हैं। जैसे मान लो एक कंज्यूमर है तो वो अपना उस डिमांड को किस तरह से करेगा, तो डिमांड किससे रिलेटेड करेंगे हम उसकी कीमत से, ठीक है। मतलब डिमांड हम किससे रिलेटेड करेंगे? प्राइस से, कि प्राइस इंक्रीज हो तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज हो रही। तो इसमें हम जो टूल्स लेते हैं वो हम प्राइस लेवल, कीमत स्तर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम लेवल का लेते हैं कि किस तरह से हमें राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है या किस तरह से हमें राष्ट्रीय आय को एक उपयुक्त स्तर पे लेकर आना है। इसके बाद होता है सिचुएशन ऑफ स्टडी, अध्ययन की स्थिति। तो इसमें सबसे पहले तो हम सिचुएशन वो लाते हैं, हमें वो सिचुएशन प्राप्त करनी जहां पे एक इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में हो, एक इंडिविजुअल यूनिट्स का इक्विलिब्रियम हम प्राप्त कर सके। और मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो उसमें होल इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हम देखते हैं। तो जब व्यक्तिगत इकाई के संतुलन को तो प्राप्त करना हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो हमारे अध्ययन की स्थिति भी व्यक्तिगत इकाई का संतुलन प्राप्त करना व्यष्टि में और समष्टि में पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी होल इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाना है। इसके बाद है परिवर्तन, चेंजेस में क्या, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो में क्या चेंजेस होंगे। तो जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो को स्टेबल मान लेते हैं, मतलब समष्टि जो स्थिर, समष्टि अर्थशास्त्र उसके जितने भी फैक्टर्स उनको हम स्थिर मान के और फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब कि अगर माइक्रो में कोई चेंज भी हो रहा है तो वो मैक्रो को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्रो पूरे होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल यूनिट्स का कोई भी अफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें माइक्रो का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वेरिएबल्स का कोई भी परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद होता है पैराडॉक्स या विरोधाभास। क्या विरोधाभास है दोनों में? तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो वहाँ पे सेविंग इज गुड होती है। मतलब अगर एक व्यक्ति है या एक फर्म है उसके लिए जो भी सेविंग है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम अगर बात करें कि पूरी होल इकोनॉमी में सभी लोग सेविंग करने लग जाए, बचत करने लग जाए, तो वहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम फुल एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्राप्त करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो जब हम सेविंग की बात करते हैं तो माइक्रो लेवल पे अच्छी होती है, लेकिन मैक्रो लेवल पे सेविंग अच्छी नहीं होती। बचत हम एक व्यक्ति की बात करते हैं तो बचत अच्छी होती है, लेकिन पूरी इकोनॉमी में अगर सभी लोग बचत करने लग जाएंगे अर्थव्यवस्था में, तो फिर विनियोग कौन करेगा? निवेश कौन करेगा? तो इसी तरह से ये था हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। आगे हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। आर्थिक विश्लेषण को हम किन किन विधियों के द्वारा करते हैं? तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस, निर्भरता के आधार पर। क्या डिपेंडेंस होती है, क्या पारस्परिक निर्भरता होती है उनके बीच? फर्स्ट होता है इसमें हमारा आंशिक और सेकंड होता है जनरल, फर्स्ट होता है हमारा आंशिक, सेकंड होता है सामान्य, पार्शियल और जनरल। पार्शियल की बात जब करते हैं हम, जब हम किसी एक फैक्टर को मतलब वेरिएबल मान के बाकी सभी को हम क्या करते हैं, उसी फैक्टर, बाकी सबको कांस्टेंट मान के उस फैक्टर के आधार पे स्टडी करते हैं। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं, हमने प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताया, लेकिन बाकी जो अदर फैक्टर थे उनको क्या करा, हमने कांस्टेंट रखा। जनरल में हम क्या करते हैं, सामान्य में, कि सारे ही फैक्टर देखते हैं, हम उसमें सारे फैक्टर के आधार पर उसकी तुलना करते हैं किसी विशेष पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स एनालिसिस जब हम करते हैं। तो जैसे हम डिमांड की अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम सारे फैक्टर वेरिएबल मानेंगे, उसकी प्राइस भी, कीमत भी, उसकी जो इनकम है वो भी। तो जब हम एक फैक्टर को देख के बाकी को कांस्टेंट रख के स्टडी करते हैं तो वो हमारा पार्शियल होता है, लेकिन सभी को ध्यान में रख के स्टडी करते हैं तो वो हमारा जनरल एनालिसिस होता है। इसके बाद आता है टाइम पीरियड, समय तत्व। जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे
उसका स्टडी करते हैं तो वो हमारा स्थैतिक या स्टैटिक कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम दो टाइम पीरियड के बीच में अगर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं दो तत्वों की, तो वो हमारा तुलनात्मक विधि कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम दो इक्विलिब्रियम स्तर को तुलना करते हैं, चेंजेस देखते हैं कि टू इक्विलिब्रियम जो लेवल है उनमें क्या चेंजेस हुए टाइम पीरियड में, तो वो हमारा डायनामिक या प्रायोगिक कहलाएगा कि हम दो संतुलन स्तरों के चेंजेस को देख रहे हैं कि दो संतुलन स्तर के बीच में क्या चेंजेस रहेंगे। इसके बाद आता है उपकरण व दिशा, डायरेक्शन व टूल्स। तो डायरेक्शन और टूल्स में एक होता है पार्शियल के अंदर होता है डिडक्टिव मेथड निगमन, और जनरल के अंदर होता है इंडक्टिव मेथड आगमन। डिडक्टिव मेथड या निगमन का मतलब ये होता है कि जो जनरल रूल्स होते हैं, जो सामान्य सिद्धांत होते हैं, उसको हम एक व्यक्तिगत इकाई पर लागू करने के लिए, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक तर्क के आधार पर उनका विश्लेषण करना पड़ता है, उनकी स्टडी करना पड़ता है, और फिर उन जनरल रूल्स को एक इंडिविजुअल पे हम लागू करते हैं। इसके बाद इंडक्टिव मेथड आगमन में वो होता है कि हम एक इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि जो थ्योरीज होती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की, उसको हम ड्राइव करते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरीज को। इन दिस मेथड वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट। इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट्स का बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और उसके बाद फिर सर्टेन इकोनॉमिक फिनोमिना को हम बनाते हैं। मतलब इसमें तो हम जनरल से इंडिविजुअल पे गए, सामान्य से विशिष्ट पे गए, और उसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं, मतलब इंडिविजुअल से जनरल रूल पे जाते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है, इसमें हम जनरल से इंडिविजुअल पे गए, इसमें इंडिविजुअल से जनरल्स पे गए। तो ये था हमारा आर्थिक विश्लेषण की विधियां। इस तरह आपका चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।